आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन बड़ा एक अहम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था कि जब हज़रत खदीजातुल कुबरा जो उनकी रफ़ीका थी, जो साथी थी, जो ऐसे मुश्किल वक्त में उनके साथ थी, जब नबुव्वत भी उन पर नाजिल हुई, जब जुल्म और जबर भी रहा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनकी रफ़ीका रहीं, उनके साथी रहीं। तो उस वक्त तो आज फिर हम बात भी हज़रत खदीजातुल कुबरा के हवाले से करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन में। बिल्कुल, सारी मुश्किलात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, वो उन्हीं के साथ बर्दाश्त की और जितनी देर वो उनकी रफ़ीका रहीं, उनकी जोजा रहीं, उन्होंने शादी भी नहीं की और 25 साल तक ये उनके दरमियान बिल्कुल ये रफ़ाक़त रही है। तो कहते हैं कि बड़ा गम था हुज़ूर अकरम को जब उनका विसाल हुआ और उन्होंने उस साल को भी हुज़न का साल करार दिया, यानी कि गम का साल करार दिया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि वो कितनी करीब होंगी और किस गम से वो गुजरे होंगे। खैर, जितनी बात की जाए इस मौजू पर कम है, क्योंकि ये वो नूरानी हस्तियाँ हैं कि जिनकी नूरानियत से हम ये दुआ करते हैं कि हमारे दिल मुनव्वर हो जाएं और इन्हीं की बात करके हम अपनी बख्शिश अपने रब से मांगते हैं। तो इस पर बात हम करते रहेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत बात जो कि आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर आक़ाए दो जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। बिल्कुल, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को नाज़रीन समझ लेना चाहिए। आज माह सयाम का 10वां रोज़ा और अशर रहमत का आखिरी रोज़ है और चंद घंटों बाद अशर मग़फ़िरत का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया और क़यामत के दिन रब ताला और इसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ते के बजाते खुद रोज़ादार को अता फरमाएगा। इसीलिए कोशिश करें लोगों की मदद के अलावा नेक अमाल करें ताकि माह रमज़ान आपकी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। प्रोग्राम में आगे इस हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अशरा मग़फ़िरत की जानिब जो बढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या फ़ायदा और किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, इस पर हम बात करते रहेंगे, गाहे बगाहे आपको बताते रहेंगे। अभी एक और अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। मुल्क में जहां अवाम इस वक्त मुआशी मुश्किलात का शिकार है, वहीं हुकूमत मुआशी तरक्की के अहम अहदाफ को पूरा करने के लिए बरसरे पैकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चारों वज़ीर आला भी शरीक हुए। साबिक निगरान हुकूमत ने एपिक्स कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। एपिक्स कमेटी को IMF प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग दी गई और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत को बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। बहुत जल्द मुल्क की मईशत अपने पाँव पर खड़ी होगी और हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। हमें हर मैदान में रिफॉर्म्स लाने। बिल्कुल, एहतशामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके वक्त का। मुल्क मुश्किलात में है, आते हुकूमत के लिए खासा एक मामला मुश्किल है, लेकिन SIFC के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो यह कि जी लॉन्ग टर्म एक पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। नई हुकूमत आ गई है, चैलेंजेस सामने हैं, क्या कर रही है हुकूमत इस वक्त? देखिए मुदस्सर, मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात हैं एक अरसे से जिस तरह चल रहे हैं सियासी और इक़्तिसादी तौर पे मायूसी ज़्यादा है। मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमारा दीन ये कहता है, लेकिन जिस अंदाज से हमारे अदारे काम करते रहे हैं और 75 सालों में तो यही रहा कि शायद अब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। तो इसी सारे बैकग्राउंड में SIFC का क़याम अमल में लाया गया और आपने देखा है कि जिस अंदाज से 7-8 महीने में केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो इस पर 3-4 बड़े बड़े काम किए हैं, वो तो ऐसे हैं कि बड़ी, जिसको कहते हैं कि बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि टर्न अराउंड वाली बातें किसी हद तक ठीक है। मसलन आप देख लें, डॉलराइजेशन, डॉलर को जो उड़ान थी उसको जिस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया, वो 300 प्लस हो गया था, 380 के करीब वापस लाया गया। स्मगलिंग को रोका गया। इस तरह से आपने देखा कि और बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जैसे मुख्तलिफ हवालों से सरमायाकारी के हवाले से जो शिकायत थी किसी हद तक उसमें कमी आई। तो अब सब जगहों पे ये बात हो रही है कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर भी एक अदारा होना चाहिए, वो जो मेक श्योर करे कि जी पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि जी हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कंटिन्यूटी चीज़ों की। लेकिन एहतशाम साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से हमेशा ये होता है कि उनका स्टेक नहीं होता, इसलिए वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रहे होते जिसके हमें आसार भी नजर आए। लेकिन सियासी जमातें, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट, स्टेक बहुत होते हैं, मजबूरियां वो कहते हैं सियासी बहुत होती हैं,
उस सूरत में भी आप समझते हैं कि ये मुश्किल फैसले करते हुए और ढेरों ढेर मिनिस्ट्रियां ना बांटी जाएं और फोकस हुआ जाए, ये भी एक चैलेंज नहीं होगा हुकूमत के लिए? देखिए मुदस्सर, इसको तो आप इस तरह देख लें कि सागदार साहब की बलि चढ़ाई गई। वो नहीं चाहते थे कि ISIFC जो है ना वो किसी तरीके से अपना रोल प्ले करे, और उनका ये ख्याल था कि इसको ले आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, तो उनको साइडलाइन किया गया। तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे दिया गया। आपने देखने सारी सियासी जमातें, खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रही है कि जी IFC का क़याम बड़ा ज़रूरी था। ये मुल्क में जितनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, इन्वेस्टमेंट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4-5 आइडेंटिफाई किए गए सेक्टर, जिसपे एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, मिनरल्स है, इस पे कैसे तरक्की करनी है, इस पे इन्वेस्टमेंट बाहर से कैसे लेके आनी है। $100 बिलियन का 4-5 मुल्कों ने प्लान दिया हुआ है। $20 बिलियन आपका कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब से है, और भी आर्मी चीफ भी होके आए। बिल्कुल, दूसरा एहतशाम साहब, अभी हमें किस्त भी मिलने वाली IMF से और वो उस प्रोग्राम में भी हमने जाना है। मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो मीटिंग हुई है इसकी सिग्निफिकेंस आप किस तरह देख रहे हैं? दूसरा देखिए, सम्राट जो SIFC के हैं वो तो सभी के सामने है। अब इस मौजूदा हुकूमत का, जैसे कि अभी मुदस्सिर ने भी कहा कि इत्तेहादी भी है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ये किस तरह आप देख रहे हैं आगे सिलसिला चलता हुआ? यानी कि ये आपस में कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन ऐसे ही चलती नजर आ रही है आप? देखिए मैं शहरिश, इफ आई शुड बी वेरी ब्लंट, तो सीधी बात यह है कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, तीनों अफवाज जो है ना, वो इस नतीजे पे पहुंची है कि जी ये बिजनेस एज यूजुअल जो 70-75 सालों में चला अब नहीं चलेगा। अभी जिस अंदाज से वो बैठ के मेक श्योर कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को चलाना है, और ये पाकिस्तान के बारे में जो दुनिया भर की शिकायत है, और तौर पर IMF की, अभी देखिए IMF पर्सनली ये कह रहा है, सबको उन्होंने जाके कहा है कि जी हम चाहते हैं कि IFC का एक बड़ा भरपूर रोल होना चाहिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया। वैसे तो आप देख लें सियासी जमातें भी इसमें ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, और मेरा ख्याल है लिखने वाले, बोलने वाले, हम सब लोग यही कहते हैं कि भी ये बिजनेस एज यूजुअल खत्म होना चाहिए, कि मुल्क की तरक्की का जो पहिया है बिल्कुल रुक गया है, इसको आगे कैसे लेके जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता सहरिश के किसी सूरत में भी हमारी सियासी जमातें इस हवाले से कोई मुदाखलत करेंगी या रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगी। उनको भी पता है कि उनकी सर्वाइवल इसी में है कि इस वक्त किसी तरह के इकोनॉमी का पहिया चल पड़े, और उसके बाद जो है ना वो सम्राट आएंगे, क्योंकि अब उनके स्टेक्स बड़े हाई है ना। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI के मुकाबले में जो उनकी सूरत-ए-हाल इस वक्त है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो बिल्कुल आपने वजह फरमाया एहतशाम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है और कुछ है, इसी तरह चीजें बेहतर होंगी, साथ मिलकर चलना होगा। आप हमारे साथ रहिएगा। 2 सूबे हैं, 2 वज़ीर आला हैं, और दोनों की पहली बारी है, लेकिन अंदाजे जो हुक्मरानी है वो दोनों की निराली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जहां एक जानिब सोशल मीडिया पर अवाम को पल पल की खबरें बता रही हैं, आपकी वज़ीर आला ने आज क्या क्या किया, जानना आपका हक और बताना हमारा फर्ज के नाम से एक कैंपेन एक जो है वो जारी है। और नाक़दीन भले इसे सस्ती शोहरत का जरिया करार दें, लेकिन असूली तौर पर इक़दाम अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, जिन्होंने वज़ारत आला संभालने के बाद से अब तक क्या कुछ किया ये तो आवाम को वो नहीं बता रहे। अलबत्ता ये मशवरा ज़रूर दे रहे हैं कि अगर कोई रिश्वत लेने वाला है, वो रिश्वत डिमांड कर रहा है, तो मेरा नाम लें और उसका सर फाड़ दें। तो 2 वज़ीर आला हैं, दोनों के अलग अलग अंदाज़े हुक्मरानी है। एहतशाम अलग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, मरियम साहिबा निकल रही हैं, कैमरामैन्स की फ़ौज है, वो हर चीज़ कैप्चर हो रही है, थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर हैं, कल उन्होंने कहा कि कोई रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दें। तो ये अंदाज़ा पर्सनैलिटी इसका डिफरेंस है या फिर ये तर्ज़े सियासत है, क्या कहें हम इसको? देखिए मुदस्सर और सारी बुनियादी बात तो यही है कि 12 करोड़ का सूबा है, और पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब कामयाब हो गए हैं, खुद तो साइड लाइन हो गए हैं अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाने के हवाले से। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक तो यही लग रहा है कि वो प्लेइंग टू द गैलीज वो ज्यादा पंजाब में हो रही है। सुबह से शाम तक कैमरेमैन है, बुलाया जाता है रिपोर्टर को, ये कवर कर लें, वो कवर कर लें, और अभी आप देख लें कंक्रीट अभी कोई बात नहीं हुई। लोग 100 दिन का हिसाब रखते हैं कि 100 डेज में ये क्या करेंगे। क्या सिर्फ इसी तरह ही सीधा कटिंग होगी, नारे लगाए जाएंगे, आप जुमा बाजारों में चले जाएंगे, एकदम उठते सड़क पे आके आप कोई बात ऐसी कर देंगे जिससे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिले, देखने वाले नहीं, लेकिन इत्तेशाम साहब जाती तौर पर आप क्या समझते हैं कि एक तबका ऐसा है जो इसको तनकीद का निशाना बना रहा है कि भाई ये क्या तरीकाकार है, कैमरामैन पहले पहुंच जाते हैं, सियासतदान बाद में पहुंचते हैं, इस पर तनकीद भी हो रही है एक तरफ? देखिए तनकीद भी हो रही है, लेकिन बात कोई है सहरिश के लेसन लर्न वाली बात कोई नहीं है, वही बिजनेस एज यूजुअल है। सियासी तौर पे अभी भी लोग यही समझते हैं
कि जी ये अब अपना मीडिया कवरेज करवा के और हम सियासी माइलेज हासिल करेंगे और हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, मेरा ख्याल है ये तरीका ठीक नहीं है। अब होना ये चाहिए था कि अपनी पॉलिसी देती। इस तरह आके उन्होंने 3-4 बातें की थी कि पहले दिन ही उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया कि पूरा लाहौर मुझे क्लीन नजर आना चाहिए। फिर आप देखें कि कब से आप आई हैं लाहौर में कोई 1 इंच भी कुछ चीज़ ठीक हुई है? बज़ाहिर लगता है कुछ नहीं ठीक हुई। फिर आपने कहा जी प्राइसेस नीचे लाई जाएं, आपने कहा जी मजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन और ये कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करेंगे, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होंगी, अभी तक इजलास नहीं हुआ। अच्छा, ये साथ साथ मरियम के साथ मैं चाहूंगा, खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल अलग एक जमात की हुकूमत है, तो अली अमीन गंडापुर का कल का बयान भी आपने सुना होगा कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे नहीं बताना, उसका सर फाड़ देना है। तो ये वज़ीर आला की जानिब से अगर इस किस्म के तशद्दुद के मामलात लोगों को बताए जाएं तो ये तो बड़ा हैरान कुन है। मुदस्सर, ये मौला जट स्टाइल जो है ना, ये काम नहीं चलेगा। अभी आप देख लें, पहले दिन जब उनकी अपॉइंटमेंट की तो लोगों ने कहा था कि बड़ी गलती की गई है, आप तसादम की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। और फिर उनके 2-3 जो बयानात ऊपर नीचे आए उससे भी लोगों ने कहा कि ये तरीका कार ठीक नहीं है। असल बात यह है कि बानी पीटीआई ने जो तरबियत की है अपने लोगों की, फिर तो यही होना है। वो अगर इस तरह नारे लगाते हैं और कहते हैं ओ मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, नवाज शरीफ जब तो अमेरिका गए हुए थे और ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, अपना प्राइम मिनिस्टर से अमेरिका गए हुए थे और वो जेल में पता चला कि जी वो वहाँ पे एसी लगाया कि मुंह पे हाथ खींच के कहते हैं कि मैं आके मैं उतारता हूँ तुम्हारा एसी। जाहिर है जब इस तरह की आप बातें करेंगे आप लोगों के नाम बिगाड़ेंगे अचकदेई। और उसके बाद आप देखते हैं फजल रहमान कौन है बंदा जिसके खिलाफ उन्होंने बातें नहीं कही। उन्होंने आर्मी चीफ कहा करते थे कि जी आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। उसके बाद आपने देखा क्या रवैया रहा। तो सर इस तरह से तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ही खराब है। एक बंदा गया जी किसी ने रिश्वत मांग ली है किसी पुलिस वाले ने किसी दफ्तर में, तो वहां उसकी पिटाई शुरू कर दी जाए, तो एक अजीब सा हालात में बने होंगे। जी वजीर आला ने ऑर्डर किया है आप लोगों का सर फाड़ने का, आपको मारने का, तो ये तो अजीब डर जाएंगे, पहले ही डर जाएंगे या फिर वाकई पिटाई होगी। देखिए बहुत ही सिग्नल खराब गया है, बहुत ही सिग्नल खराब गया पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर। और मेरा ख्याल है आम लोग देखने वाले भी इससे क्या इन्फर करेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का मालिक इसके पास सारी अथॉरिटी होती है, बजाय इसके कि वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करके वो शो करे कि जी मैंने मामलात को ठीक करना है। गुड गवर्नेंस जिसका पीटीआई बानी चीफ जो है ना 80% तकरीरों में गुड गवर्नेंस करते थे। असल में उन्होंने अपनी पार्टी को सियासी पार्टी बनने नहीं दिया, अपने आप से हटके कोई लीडरशिप आने नहीं दी। बिल्कुल, और अभी यही वजह है शाम साहब के लीडरशिप का फुकदान है। तो फैसले कभी कहीं से आते हैं कभी कहीं से। ये भी एक तनाजा खड़ा हुआ है कि भी फैसले कर कौन रहा है और आ कहाँ से रहे हैं। तभी कभी शेर अफजल मरवत सामने आ जाते हैं, कभी गौहर खान साहब को उस पर कोई देनी पड़ती है स्टेटमेंट कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है। तो ये चल तो रहा है खैर पार्टी के अंदर प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपका जी एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद बात। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज बहुत ख़ास दिन है। एक और मकसद जो कि आज के दिन को रखा गया है, जंगलात का आलमी दिन। वैसे तो दुनिया भर में इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, तकरीबात का इनेकाद किया जाता है ताकि लोगों को इसकी अहमियत बताई जा सके कि ये दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी है। मुदस्सिर बिल्कुल, और इस वक्त ख़ास तौर पर जब माहौलियात के हवाले से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के पिछले 2 सालों के इजलास में इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है, तो इसी इसना में पाकिस्तान में जंगलात की सूरत हाल ख़ासी नागुफ्तबे है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जंगलात का जो कटाव है वो मुसलसल होता रहा है, लेकिन उसके बावजूद जंगलात की तरफ रुझान वैसा नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेट जो होना चाहिए। तो सरकारी सतह पर जंगलात की हिफाजत का फुकदान रहा है और सालाना लाखों दरख्त काटे जाते हैं। बिल्कुल, और मुदस्सिर हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता और दरख्त कटते जाते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते जा रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है कि हर शख्स खांस रहा है, बीमार है, सैलाबों में इजाफा हो गया है, हवा में ऑक्सीजन की मिकदार मुसलसल कम हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। और नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम जंगलात मनाया जा रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद में CDA के ताउन से शजरकारी हो रही है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान इस वक्त CDA के DG माहौलियात कैसर खान खटक के साथ मौजूद हैं। जी उमर हयात, क्या कर रहा है CDA आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के मौके पर इस्लामाबाद में ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है और इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव में CDA का जो किरदार है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो DG इन्वायरमेंट
CDA जनाब कैसर खटक साहब। कैसर खटक साहब, ये बताइए कि CDA जो है वो इस शजरकारी मुहिम में इस्लामाबाद में कितने दरख्त जो है वो लगाने के प्लानिंग कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजरकारी का जो बुनियादी इस्लामाबाद के अंदर काम है वो CDA ने हमेशा से अपने सर लिया हुआ है और ये ज़िम्मेदारी हमेशा से CDA निभाता रहा है। और इस वक्त हमारा जो प्लान है ये शुरू हो चुका है। 1 मार्च से हम इसको शुरू कर चुके हैं और हम तकरीबन कोई इस पूरी शजरकारी के इस 2 महीने के अंदर 5 लाख, कम से कम 5 लाख दरख्त लगाएंगे इस्लामाबाद में। और हमारा साथ ही ये भी एक चैलेंज होगा कि हम जो फिगर देंगे वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 5 लाख दरख्त लगाए हैं, तो हम मीडिया को और हमारी कम्युनिटी को ये कहेंगे कि वो बेशक हमारे साथ आके गिने और हम उन्हें बताएंगे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता सरकारी लोगों की और इदारों की कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है। हम नहीं चाहते, हम शजरकारी भी करेंगे, कर भी रहे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी को भी लोगों की नज़रों में दोबारा उठाएंगे, उनको बताएंगे कि हमने 5 लाख दें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। है उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। माहौलियाती आलूदगी से अगर पाक करना है माहौल को तो दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ है, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब है सारा अहमद, जिनको इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज के अवार्ड से नवाजा गया है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ सारा अहमद साहबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सारा। सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी और इस शानदार अचीवमेंट के बारे में बताइए। आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्हें इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज के एजाज़ से नवाजा गया है और ये एजाज़ खुद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जानिब से आपको दिया गया। इसके बैकग्राउंड क्या है, कुछ शेयर कीजिएगा। जी, हर साल जो US गवर्नमेंट है वो जो लोगों को मुंतखब करती है, नॉमिनेट करती है, जिनको इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया जाता है US गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई हैव बीन लकी कि मुझे US गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से चूज किया एज पाकिस्तान इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज और ये 2007 से ये सिलसिला जारी है। हर साल एक खातून को मुंतखब किया जाता है और वो इसका बैकग्राउंड ये है कि जो खवातीन करेज, ब्रेवरी और लीडरशिप क्वालिटीज जो है दिखाती हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आई हैव बीन लकी कि मुझे एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम ने मेरे लिए रिसेप्शन रखा अपने इस्लामाबाद में और मुझे वहाँ पे रिकग्नाइज किया और अनाउंस किया कि मैं उनकी नॉमिनी हूँ फॉर इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड। माशाल्लाह सारा, आप इतनी करेजियस हैं। आपने बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम और भिकारी जो माफिया उसके खिलाफ जुर्रत और बहादुरी से जदोजहद की है। इब्तिदा में ये ख्याल आपको कैसे आया था और इस सफ़र में आपको मुश्किलात तो यकीनन पेश आई होंगी, कुछ बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, पहले मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जब मुझे यहाँ पे प्लेस किया गया मेरी एक अटैचमेंट और बॉन्ड डेवलप हो गया यहाँ के बच्चों के साथ और मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लूँ कि इन बच्चों की हिफाजत, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। तो मैं उन बच्चों को अपना समझ के जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती हूँ, जिसमें ऑफ कोर्स जो हमें बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जिनके पीछे गैंग्स और माफियाज हैं, वो मुलविस हैं। तो इसका जो है वो खात्मा तभी हो सकता है जब हम उन नेटवर्क्स को तोड़े, उस ऑर्गेनाइज क्राइम को तोड़े। तो हमने उसके खिलाफ ऑपरेशंस किए जिसमें हमें थ्रेट्स भी मिली, मुझे खुद पर्सनली भी थ्रेट्स मिली। इसके अलावा जो बच्चे जिनसी इस्तेसाल का शिकार होते हैं उनके खिलाफ भी हम खुद FIR करवाते हैं और उन केसेस को मैं फॉलो भी कर रही होती हूँ ताकि मुलजिम को सजा मिले और इस चीज का खात्मा हो सके और बच्चों को महफूज जो है वो एक एनवायरनमेंट मिल सके। सर, आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, इसके बारे में कुछ बताएं और साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक खातून के लिए बहुत सारे काम मुश्किल नहीं हो जाते? माशाल्लाह आप सियासत में भी हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी काम कर रही हैं। जी, मुझे लगता है कि जो बच्चे जिनकी ज़िंदगियों में मैं कोई फ़र्क ला सकी हूँ और जिनके लिए मैंने जिनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनकी दुआओं की वजह से मुझे ये अवार्ड्स मिल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे तमगा इम्तियाज़ के लिए भी नॉमिनेट किया जो 23 मार्च को मुझे मिलने वाला है इंशाल्लाह। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही जो काम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बहुत बड़ा सोशल इशू है, इस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने इन बच्चों को अपना समझ के काम किया और ऑफ कोर्स मेरा मकसद पंजाब असेंबली में जो मैं MPA बन गई हूँ उसमें आना भी यही है कि मेरा फोकस रहेगा कि सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेजिस्लेशन की जाए और पॉलिसीज लाई जाए। ज़बरदस्त।
अच्छा, सारा बाप अक़वाम मुत्तहिदा में बच्चों के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करती हैं, तो क्या समझती हैं कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान में बच्चों की क्या हालत है और हुकूमती सतह पर कहाँ कहाँ कोताहियाँ आपने महसूस की हैं? जी, मैंने अराउंड 6 months ago यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे मैंने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हम बच्चों के किस तरह काम करें, कितने बच्चों को एक साल में रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट और एजुकेट करते हैं। फिर हम बच्चों को जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से कितने बच्चों को बचाया, कितने बच्चों के अडॉप्शंस करवाई और कितने मिसिंग बच्चों को उनकी फैमिलीज तक ट्रेस करवाया। वहाँ पे जितने ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे पूरी दुनिया से, वो बहुत इम्प्रेस हुए सुन के कि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम किया जा रहा है। तो मेरे लिए एक और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ था ये भी। अच्छा सारा, आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असम्बली में मौजूद हैं। हमारे यहाँ बच्चों का रेप बहुत आम हो गया है। जबरी मुशक्क़त यानी चाइल्ड लेबर तो कोई बुरी बात ही नहीं समझी जाती। अब क्या आप नहीं समझती कि फौरी तौर पर सख्त कानून बनाने की भी ज़रूरत है या कानून पर अमल दरामद की ज़रूरत है, क्योंकि रेप के मुल्ज़िमान को भी हम देख रहे हैं कि सज़ा नहीं मिल पाती? जी, आई फील ऑफ कोर्स मेरा असेंबली में आने का मकसद ही है कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग हो सके। और अभी जब से मैं आई हूँ इन दिस शॉर्ट टाइम, मैंने 2 रेजोल्यूशंस भी सबमिट किए हैं। एक थी कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन करने के ऊपर, जो कि पंजाब में अभी बैन नहीं है, सिंध में बैन है लेकिन यहाँ नहीं। तो एक तो ये बात कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है मदरसों में, स्कूल्स में हम देखते हैं। तो एक तो ये, दूसरा जिस तरह पंजाब के इदारे हैं वहाँ पे बच्चों रिलेटेड उधर रूल्स ही नहीं बनाए गए। कवानीन मौजूद है लेकिन उनके रूल्स नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने रेजोल्यूशन सबमिट की है। ऑल्सो मैं चाइल्ड मैरिजेस, जो कि हम देखते हैं कम उम्र की शादियां होती हैं बच्चों की, उन पे भी रेजोल्यूशन ला रही हूँ। उनका बिल भी हम उस पे काम मैंने शुरू कर दिया और वो इंशाल्लाह मूव करूंगे, वो ये हम मंजूर करवाएंगे पंजाब काबीना से। तो ये डिफरेंट ये एक फोरम है बहुत बड़ा, मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी, और आपने जिस तरह मेंशन किया रेप का, उसके ऊपर भी कवानीन है, मुझे लगता है उस केस में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। चलें, इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज का अवार्ड आपको मिला है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस सारा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और बड़े तवील अरसे से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात। वेलकम टू बोल के जायके, और शेफ मायदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और आज की रेसिपीज़ भी बहुत डिफरेंट हैं जो आपके साथ शेयर हम करने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास कॉपी और पेंसिल मौजूद नहीं है इंग्रेडिएंट्स को नोट करने के लिए, तो प्लीज़ वो अपने पास रख लें। अगर आप किचन में हैं तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लें ताकि आपको मालूम हो सके कि हम क्या बना रहे हैं और आपको आगे आने वाले दिनों में आज ही क्या ट्राई करना है। मायदा, क्या सिखा रही हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं सैरिश तड़का मखमल चिकन। तड़का मखमल चिकन, ये एक्चुअली फ्यूजन रेसिपी है और ये समझे हांडी और कढ़ाई का मिक्सचर है और उसके ऊपर तड़का जो हम लगाएंगे वो इसको 4 चांद रेसिपी को लगा देगा। तो ये रेसिपी भी आप ट्राई करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स पहले आप बताइए। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में हम बटर यूज़ करेंगे, अनसॉल्टेड बटर। हम इसमें अनियन पेस्ट यूज़ करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे। हम इसमें बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें अनियन यूज़ करेंगे। हमारे पास कैप्सिकम है, टमाटर हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, क्रीम है, दही है। मसालों में हम ज़ीरा पाउडर यूज़ करेंगे, वाइट पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है और तड़के के अंदर हम ये बटन चिलीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। मुझे पता नहीं, थोड़ी सी लग रहा है कि शायद ये सही से ऑन नहीं है। ये थोड़ा सा हमने हल्का ही चलाया था। चलिए जी, ठीक है। अब हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप बटर डाल रहे हैं। हम इसके अंदर बटर डालेंगे और हम इसके अंदर ऑयल भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने इसके अंदर बटर डाला तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, ठीक है। 1/4 कप जितना हमने इसके अंदर ऑयल डाला। आप इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सही, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमारा अनियन पेस्ट है, ठीक है। हमने अनियन का पेस्ट, अच्छा अगर इस रेसिपी को आपने और रिच बनाना है तो आपने अनियन को पहले बॉईल कर लेना है, ठीक है। बॉईल करने के बाद आपने उसको इसके अंदर पेस्ट बना के ऐड करना है, तो ये रेसिपी का आपको और ज़्यादा रिच फ्लेवर ये आपको देगा, ठीक है। हमने यहाँ पर अनियन डाला, हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे, सही, ठीक है।
थोड़ा सा ये अनियन का कच्चापन दूर हो जाए तो हम फिर इसके अंदर बाकी चीजें ऐड आप करेंगे। इसका कच्चापन दूर करें और मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूं अपने किचन में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। और अगर आप ज़ाहिर किचन में मौजूद होते हैं तो ख़वातीन की बड़ी आम सी आदत है कि जो ज्वेलरी उन्होंने अपने हाथों में पहनी होती है पहले वो उतार के साइड पे रखती हैं और फिर जनाब वो आती हैं डिश वॉशिंग की तरफ। और जब बात आती है डिश वॉशिंग की तो हमारे पास जनाब लेमन मैक्स बार का होना बहुत ज़रूरी है। ये लेमन मैक्स बार जो कि आपके पास मौजूद होना चाहिए किचन में, और ये मेरे पास स्पॉन्ज भी है। और सिर्फ आप देखेंगे कि मैंने जनाब इसको थोड़ा सा गीला किया और सिर्फ ये ज़रा सा आपने इसके ऊपर लगाना है और उसके बाद बर्तन आपके आप देखेंगे बेहतरीन धुलेंगे। और अगर आपके पास ये ड्रॉप्स मौजूद हैं लेमन मैक्स लिक्विड के तो आपने ये सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर डालने हैं, 1 और ये 2। और उसके बाद आप इसका कमाल देखें, क्या कमाल इसका होता है जनाब। ये देखें, ये आपने डाला और झाग है कि ये देखें कैसे फ़ौरन बनी है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स से। तो ये अगर आपके किचन में मौजूद है, मेहमान जितने मर्जी आ जाए, बर्तन धोना कोई मसला ही नहीं है। और जितनी मर्जी ग्रीसी बर्तन हो 3x मोर टाइम्स ये लिक्विड जो सोप है ये आपकी उस ग्रीस को काटता है। तो ये जब मेरे किचन में मौजूद होता है ना तो मैं बड़ी इत्मीनान में रहती हूँ कि मेहमान जितने भी आ जाए तो मसला ही नहीं है, डिश वॉशिंग ये चुटकी में हो जाएगी। तो आप देख लें कि इससे फ़ौरन से झाग बना है और झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे, तो इसका आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों को ना एक ख़ास आदत होती है बार बार हाथ धोने की, उसके लिए पामोलिव मेरे किचन में मौजूद है। पामोलिव जनाब ये एलोवेरा और ऑलिव्स का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये अगर आपके किचन में मौजूद है, ख़ास तौर पर इस सिंक के पास है, तो आप जनाब हाथ धोते जाएंगे और अपने किचन के सारे काम निपटाते जाएंगे। और इस पामोलिव से आपकी स्किन जो है वो मुलायम भी रहेगी और हाथों से खुशबू आएगी। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अनियन, मीट या फिर जिंजर, गार्लिक, इनकी स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाथों से आती है। और इतनी प्यारी स्मेल है इस पामोलिव की कि किसी भी तरह के सालन की स्मेल फिर आपके हाथों से नहीं आती है। तो मैंने अपने किचन में इसको लाजमी रखा हुआ है ताकि मैं बार बार हाथ धोती रहूं और अपना काम निपटाती रहूं। माहिदा क्या ख्याल है, आप यूज़ करती हैं इस तरह सोप? मैं बिल्कुल यूज़ करती हूँ और बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इससे हाथ ड्राई नहीं होते, बार बार हाथ धोने की वजह से मुलायम रहते हैं इससे हाथ। अच्छा, ये सैरिश हमारा ऑयल सेपरेट हो गया। अनियन जो हमने इसको 1-2 मिनट पकाया था, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम इसके अंदर चिकन यूज़ करेंगे। हमने चिकन को पहले से थोड़ा सा कुक करके रखा हुआ है, 1-2 मिनट के लिए बस हमने इसको बॉईल किया था। आप इसके अंदर हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1 kg। ठीक है, इसी के साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारे पास है तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना। हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है, फ्लेम थोड़ी सी हम हाई कर देंगे। सही, इससे उस चिकन की ईख भी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी। सही सही सही। अच्छा, अगर आपकी चिकन कच्ची हो, ठीक है, जैसे हमने थोड़ा सा कुक किया हुआ है, ऐसे कुक ना हुई भी हो, तो आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ना है अगर बोनलेस चिकन है आपकी। और अगर हड्डी वाली चिकन है तो वो 10 से 15 मिनट लेगी इधर कुक होने में। ठीक है, आपने इसको मिक्स किया, यहाँ पर हल्का सा हम इधर। चलें जी, आप ये बताएं इसके साथ साथ चार्ट जो है वो हमारा इस स्क्रीन पर आ रहा है। वो लोग जो कि रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोटिस नहीं कर सके वो नोटिस कर लें। अनियन की पेस्ट है, 3 मीडियम साइज़ के अनियन है, बटर 2 टेबलस्पून है, कुकिंग ऑयल 1/4 कप है, चिकन 1 किलो है, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, क्यूमिन पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, योगर्ट है, क्रीम है और गरम मसाला है, इसमें जिंजर स्लाइस है, टोमेटो है, कैप्सिकम है, सब कुछ है। तो जनाब ये आपकी इस डिश को बनाएगा मज़ेदार और ये सब कुछ आपके किचन में होना ज़रूरी है। और यकीन करें माहिदा, मेरे हाथों से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मुझे बड़ा ना वो रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। तो ये किचन में ना एक अच्छा खुशबू वाला सॉप अगर पामोलिव हो तो क्या ही बात है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस इसके अंदर है वो हमने इधर मसाले डालने हैं। ठीक है, हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालनी है। ये हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी हम इसमें सारी ही डाल देते हैं। रेड चिली फ्लेक्स हम इसमें डालेंगे। हम इसके अंदर जो डालेंगे वो धनिया पाउडर डालेंगे। ठीक है, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर जाएगा। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा तकरीबन 1/2 टेबलस्पून जितना।
ठीक है, इसमें सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से, लेकिन हम इसमें 1 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। हम इसके अंदर जो है ये गरम मसाला पाउडर अभी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, वरना ये इसका कलर चेंज कर देगा। हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, आप इसमें कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ठीक है, हम इसको अब मिक्स करेंगे। देन इसके बाद हम जी आप थोड़ा सा मिक्स करें और यकीन करें अगर रमज़ान ना होता ना और हम दोनों जैसे मज़े से बातें कर रहे हैं, किचन में हम दोनों काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछना था मायदा चाय चाहिए आपने कहना था कौन सी जनाब, तो मैंने कहना था जी लिप्टन जनाब, क्योंकि लिप्टन जो है ना वो जब जब बात होती है ना कि चाय चाहिए तो जवाब यही आता है कि जी लिप्टन चाहिए। और अब तो इतने ज़बरदस्त इन्होंने ये जार्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि रमज़ान का आई थिंक बड़ा लिमिटेड एडिशन है, और जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया वो लाजमी बाय करेंगे, बाद में बहुत काम आएंगे। इसमें आप शुगर, राइस, फ्लावर, कुछ भी आप अपना स्टोर कर सकते हैं। इतने प्यारे ये जार्स हैं, इनमें ज्वेलरी भी रखी जा सकती है, बैंगल्स रखे जा सकते हैं, तो मुझे तो बड़े पसंद आया ये बार्स। तो चाय जो है वो मिलती रहे तो फिर ही हम चलते हैं, आपको पता है चाय से ही चलते हैं। जब भी बैठ के बातें हो रही होती हैं, सब मेहमान होते हैं, सब बहन भाई आए होते हैं, तो ऐसे में जब माहौल बड़ा अच्छा चल रहा होता है ना, तो एक ही चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत महसूस होती है वो होती है जी चाय बना लो। तो लिप्टन की चाय हो तो क्या ही बात होती है। अच्छा सरी, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने इसके अंदर जो है वो दही डालना है। अच्छा, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप जब यूज़ करेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नीचे फ्लेम फेंट के और फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके डालना है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे, वरना आपकी जो चीज़ है, कोई भी क्रीम हो, दही हो, दूध हो, वो स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा। आपको पता है कि ये अगर आप इसको नहीं मेरा ख्याल है कि वो करते हैं ना, बीट नहीं करते थोड़ा सा, तो फिर वो मलाई के ज़रात भी रह जाते हैं, वो भुनने के बाद भी नजर आते हैं उसके ऊपर, दाने दाने बन जाते हैं उसमें। अच्छा, ये हम थोड़ा सा इसको अब ढक्कन ढक के रख देंगे, सही है, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि दही भी अपना पानी छोड़े, चिकन भी इसके अंदर थोड़ी सी जो कसर रह गई है वो कुक हो जाए। ठीक है, ये हम स्लो फ्लेम पे इसको यहाँ पे रख देंगे जब तक हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। अच्छा, तड़का अलग से रेडी होगा? तड़का इसका अलग से रेडी होगा। मखमल चिकन, ये नाम है जी आज की हमारी इस रेसिपी का। तड़का बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मजे का है। दाल वगैरह में तो आपने तड़का, दाल कड़ी वगैरह में खाया ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल। आज आप जो हैं वो चिकन के अंदर तड़का खाएंगे। बिल्कुल। और वो हजरात जो कि इस डिश के साथ कुछ सॉस नोश फरमाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये हेलमन की म्यो मौजूद है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत थिक और टेस्टी म्यो है। और कैमरामैन आप दिखाइए, ये म्यो आप जब मार्केट में जाएंगे इजीली अवेलेबल होगी। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो प्लीज़ इसको ट्राई करें। ऐसा टेस्ट आपको किसी दूसरी म्योनीज़ में नहीं मिलने वाला, तो लिहाजा ये ज़रूर बाय करके लेके आए। मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो लाजमी लेके आती हूँ। तो ये बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं। अगर आप फ्राइज़ बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत मज़े की लगती है, और स्पेशली बर्गर्स और सैंडविचेस में। और इसके अलावा वैसे तो हम लोगों के पास एक और ऑप्शन भी है। अगर आपको ज़्यादा दिल चाह रहा है कि भाई कुछ मटेरियल वैरायटी होनी चाहिए, तो फिर कनौर के जो सॉसेस हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। हमारे किचन में आप देख रहे हैं चिली गार्लिक सॉस मौजूद है। कनौर की तो खैर एक रेंज है वैरायटी आइटम्स की। अगर खाना नहीं बना, बच्चे तंग कर रहे हैं, कुछ क्विक बनाना है, तो कनौर के नूडल्स मौजूद हैं, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। आप वो जनाब बच्चों को फटाफट बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और उसके अलावा स्टॉक्स हैं इनकी। यखनी बना रहे हैं किसी भी तरह की, चिकन पाउडर चाहिए यखनी के लिए, वो भी कनौर का बेहतरीन है। मतलब इतना महंगा चिकन हो गया मायदा, तकरीबन आई थिंक 650 रुपये किलो है। तो अगर आपको वही टेस्ट छोटे से स्टॉक में मिल जाता है तो क्या जरूरत है। और बहुत इंस्टेंट है, आपको बहुत कुकिंग टाइम भी आपका कम लगता है। आप किसी भी चीज़ में इसको डालें, सूप किनौर की सूप क्यूब हो गई, चिकन क्यूब हो गई, बेहतरीन फ्लेवर ला कर देती है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे घर में तो ये लाजमी आते हैं, नूडल्स भी और स्टॉक्स भी, और इसके अलावा सॉसेस भी कनौर की। अच्छा सैरिश, ये हमने बटर इसके अंदर डाला, ठीक है, उसको मेल्ट किया। हमने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, हमने जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को। हमने इसके अंदर बटन चिलीज़ डाली हैं, ठीक है। हमने फ्लेम को स्लो ही करना है वरना बटर इसका जल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर अनियन डालेंगे जो कि क्यूब कट हुई हुई है, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पकाना नहीं है। हम इसके अंदर कैप्सिकम डालेंगे, जैसे जल फ्रेजी में चिकन। अच्छा, मुझे ये बहुत हेल्दी इसलिए लग रहा है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा भून नहीं रही। नहीं, कुछ भी नहीं भुनेगा, बस हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। इसके अंदर बटर के अंदर तड़का रेडी कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, सही, ठीक है।
और टमाटर हम इसके अंदर आखिर में डालेंगे, इसलिए क्योंकि वरना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ये वेजिटेबल्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 आध मिनट लगता है, बाकी टमाटर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सही। अच्छा, ये हम बस इसके अंदर टमाटर अब इस पॉइंट पर आकर ऐड कर देंगे और हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। जब तक हमारी ये चिकन रेडी होगी तब तक नरम नहीं होंगे? नहीं, ये हम इसका भी फ्लेम बंद कर देंगे ना, हमने टमाटर को कुक नहीं किया। ये जब तक जो थोड़ी बहुत भी इनके अंदर कसर है ये इसकी हीट के अंदर ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, जब तक हम अपने चिकन की तरफ आ जाते हैं। सही। ठीक है, जल्दी से हम अपना, अच्छा चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि रेडी है। हमने इसके अंदर क्रीम डालनी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। ठीक है, और इसको मिक्स करेंगे क्रीम को इसके अंदर। अच्छा, बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है तड़का मखमल चिकन, और मैंने पहली बार ये रेसिपी मैं आपके साथ मतलब हम लोग ये बना रहे हैं। ये तड़का भी मैंने कभी इससे पहले इस तरह से नहीं बनाया। ये मेरी अपनी ही फ्यूजन रेसिपी है जो मैंने खुद ही क्रिएट की है। 2-3 रेसिपीज को मिक्स करके, तो हम आज वही सीख रहे हैं। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये कसूरी मेथी है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर 1 टीस्पून मजीद उसको बिल्कुल ऐसे क्रश करके हमने रखा हुआ है, हम इसके अंदर ये डालेंगे। और हम इसके अंदर ये जो हमारा गरम मसाला पाउडर था, हम इस पॉइंट पे इसको 1/2 टीस्पून जितना अब हम इसको डालेंगे और हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसको मिक्स करके गरम मसाला पाउडर को डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब ये जब तक इसके ऊपर तरी आएगी तब तक हम अपनी करशी की ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और करशी भाई हर घर की ज़रूरत है, जामे शीरी के ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और आज तो माशाल्लाह इलायची का भी फ्लेवर है हमारे पास। ऐसा ही है, आज हम बना रहे हैं जामे शीरी का वाटरमेलन कूलर। ठीक है, उसमें हम जामे शीरी यूज करेंगे। बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। जी। हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं वो हमारे पास है वाटरमेलन, तरबूज छोटे छोटे चंक्स में कटा हुआ, लेमन जूस है, करशी की जामे शीरी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, और हम इसके अंदर चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट हम इसके अंदर डालेंगे। जल्दी से ये बन जाएगी। ठीक है, हमने इसके अंदर वाटरमेलन क्यूब्स लिए। सही। हम इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जामे शीरी में ऑलरेडी शुगर मौजूद है। बिल्कुल। ठीक है, हमने इसके अंदर ये डाला। करशी की जामे शीरी हम तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जितनी करशी की जामे शीरी इसमें डालेंगे। क्या मजे मजे की रेसिपीज बनती हैं जामे शीरी के साथ। और अब ये देखें, मायदा गर्मी हो, बहार हो, सर्दी हो, जब भी घबराहट हो या गर्मी महसूस हो रही हो, तो जो ठंडक का एहसास जामे शीरी पीने के बाद मिलता है ना, कोई ऐसी ड्रिंक नहीं है जिसको पी के मिलता। और मैं तो कहती हूँ कि इफ्तार के टाइम अपने मैदे को पे जुल्म करने से बेहतर है सॉफ्ट ड्रिंक पीकर, तो आप करशी जामे शीरी से रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, बनाएं, बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेगी और इफ्तार के बाद तक भी आप रिफ्रेशमेंट का आपको एहसास रहेगा। क्या बात ठीक है, हमने इसके अंदर लेमन जूस डाला, थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। चलें जी, ब्लेंड करेंगे और ये हमारा वाटरमेलन कूलर बन जाएगा। वाटरमेलन कूलर रेडी हो गया हमारा। आप इसके अंदर बर्फ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं ये चाह रही हूँ कि वाटरमेलन कूलर के इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। तो 2 कप्स हमने यहाँ पर क्यूब्स लिए हैं वाटरमेलन के। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर जामे शीरी लिए हैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच, और उसके साथ साथ 1 पिंच इसमें जाएगा काला नमक और चाट मसाला और लेमन जूस। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पुदीने के पत्ते वो भी हम इसमें डालेंगे, और बड़े मज़े का ये वाटरमेलन कूलर बन जाएगा जो कि आप नोश फरमा सकते हैं अफ्तार के वक्त। तो बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है। वो ख़वातीन जो हमें देख रही हैं कुछ डिफरेंट आज ट्राई करना चाहती हैं, तो वो लाजमी अपने किचन में आज ये वाटरमेलन कूलर रेडी करें, सबको बहुत पसंद आने वाला है। ओके, सो ये हमारा रेडी हो गया है। हम इसके अंदर ग्लास में सर्व कर देंगे। अब हम ऊपर से इसके ऊपर चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे और लेमन डालेंगे। थोड़ा सा हमने ब्लैक सॉल्ट डाला है। ठीक है, शक्ल से रिफ्रेशिंग लग रहा है। और थोड़ा सा चाट मसाला डाला। ठीक है, पुदीने के पत्ते हमने डाले और हमने इसमें लेमन डाला। ये हमारा रेडी है। ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम अपनी कढ़ाई की ये मखमल चिकन की तरफ आ जाते हैं।
ये हमारी चीज़ें रेडी हैं। मखमल चिकन को अब हम सर्व करेंगे, उस पर तड़का अच्छा, लगाएंगे। जिन्होंने ये इंग्रेडिएंट्स नोटिस नहीं किए उनके लिए हमने स्क्रीन पर चार्ट जो है वो आ रहा है इस वक्त। आप अपने इंग्रेडिएंट्स नोटिस कर लें ताकि आप आराम से ये वाटरमेलन कूलर जो है ये अपने इफ्तार के लिए रेडी कर सकें। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सब इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। और क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान है, फल तो आ ही रहे होते हैं घर में, तो आपने वाटरमेलन का जामे शीरी के साथ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई करना है। सिर्फ लेमन इसके साथ चाहिए और चाट मसाला चाहिए और जनाब इसके अलावा थोड़ा सा काला नमक चाहिए और ये आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये बस हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये हमारी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी, ठीक है। और जो तड़का है वो हम इसके ऊपर से डालेंगे। ये एक जलफ्रेजी का भी टच देती है, हांडी का भी टच देती है और कढ़ाई का भी जायका देती है। तो ये फ्यूजन रेसिपी है। ये बस हम इसके ऊपर इतना काफ़ी है, बाकी हम तड़का ऊपर डालेंगे। तड़का ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा जो तड़का है ये हम इसके ऊपर। अच्छा, बड़ा डिफरेंट सी ये रेसिपी है। मैंने वाकई मुझे ये देख के पता चल रहा है कि बड़ी मज़े की होगी। मैं लाजमी इसको ट्राई करूँगी अपने घर में भी। आज तो खैर हमने ट्राई कर ली है यहाँ पे, तो मुझे शक्ल से देख के पता चल रहा है इतनी मज़े का टेस्ट देंगी ना ये सौते हुई भी सब्जियाँ। हाँ इसके ऊपर ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। चलें जी, अब कैमरामैन की दिखा दीजिए दोनों रेसिपीज़ हमारी, और थोड़ी सी गार्निशिंग इसमें मैदा और करेंगी, जिंजर की कर रही हूँ बस। दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपीज़ हमारी पसंद आई होंगी। आपने लाजमी इनको ट्राई करना है अगर नहीं किया, और अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल यूट्यूब पे देखिए और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो भी आपका फीडबैक है वो लाजमी दीजिएगा। हम उसको कंसिडर करेंगे, चीज़ों को मज़ीद हम बेहतर भी कर रहे हैं और नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। यही रौनक है रमज़ान की, बोल के जायके की। और अब मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। दुआओं में हमें याद रखिएगा। वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। वेलकम बैक। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और बोल के जायके से सहरिश भी इस वक्त वापस सेट पर आ चुकी हैं और आज भी बहुत अच्छा कुछ खाने को बन रहा था। मखमल चिकन, वाह, तड़का भी और मखमल भी वो चिकन बना के वापस आ गई हैं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मिसेस शाह रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं। मिसेस शाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाई हैं। और इस वक्त जैसे बोल के जायके के किचन से आई हैं तो पूरे मुल्क में इस वक्त हर सड़क जो है वो किचन का मंजर पेश कर रही होती है। तो काशान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज कराची में इफ्तार की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या देख रहे हैं। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ, जबकि आपको बताएंगे क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर हर साल जो है इफ्तार का इत्माम किया जाता है। क्योर पाकिस्तान के उदार मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि ये सिलसिला कैसे चलता हुआ आ रहा है और किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और किस तरह इफ्तार का इत्माम किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम। ये क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तंजीम है जिसको सीरत अब्बास ज़ैदी होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से वो लीड करते हैं। और पिछले 8 सालों से हम यहीं पे जो है ना इसी तरह इफ्तार लगाते हैं और शुरू में तैयारी की जाती है और इंशाल्लाह नमाज से 10 मिनट पहले हम यहाँ पे लाइनें लगी हुई इनको बांटना शुरू कर देते हैं। अच्छा बिल्कुल, आपने देखा कि इनकी जानिब से ये बताया गया ये सिलसिला जो है सालों चलता हुआ आ रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से फंडिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है सैर व अफ्तार का एहतमाम इनकी जानिब से किया जाता है। रोज़े में 10 मिनट बाकी रह जाते हैं तो आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और यहाँ पर इफ्तारी करके अपने घरों की जानिब। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से मुताल्लिक कि किस तरह से इस वक्त सड़क किनारे इफ्तार की तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, इफ्तार की तैयारियां ये हो रही हैं और यही रमज़ान की हमारे माशाल्लाह रौनक है जो कि हमें इस ख़ास मुक़द्दस महीने में नज़र आती है। और आज का दिन जो कि हमने शुरू में भी जिक्र किया एक और हवाले से ख़ास है क्योंकि आज मोहसिन इंसानियत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल आज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ 25 बरस रफ़ाकत रही। आप के बतन से गोहरे नायाब की सूरत में बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 2 बेटे हुए। तारीख़ इस्लाम में रसूल अकरम की मदद और यारावरी में बीबी खदीजतुल कुबरा की कोई मिसल नहीं है कि आपके इंतकाल का पूरा साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न यानी कि गम का साल करार दिया था। बिल्कुल, और आज उनकी सीरत के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त मिसेस शाह रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस शाह आपके वक्त का। आज का दिन जब भी 10 रमज़ान मुबारक होता है तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की बात आती। ये रफ़ाकत बड़ी खूबसूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की बैसत से पहले और फिर उसके बाद का
दोनों अदवार खदीजतुल कुबरा के साथ गुजरे हैं। ये जो ताल्लुक़ है ये मियाँ बीवी का, जो नबी मुकर्रम का है, ये एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। क्या ये ताल्लुक़ था जो आज तक हम इसकी मिसालें भी देते हैं और खुश भी होते हैं जब पढ़ रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, और करोड़ों दुरूद सलाम हुज़ूर उनकी अहले बैत के आधार पर। माशाअल्लाह इतने मुक़द्दस और मुबारक दिन में आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बोल चैनल का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका अदा करती हूँ, और इस अजीम दिन के ऊपर बोलने की सादत पे अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ। आपने अल्फाज इतने खूबसूरत अदा किए कि वहीं से मैं उसकी शुरुआत करूँगी कि मोहसिन इंसानियत की मोहसिन अव्वल, वो खातून अव्वल तो हैं ही मगर मोहसिन अव्वल भी हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी रफ़ाकत अगर देखा जाए तो नबूवत से पहले से ही परवरदिगार आलम ने ज़मीन के ऊपर सबसे पहला मोहसिन, सबसे पहला गमगुसार, सबसे पहला सपोर्टर हज़रत खदीजा सलामुन अलैहा को बनाया। बिल्कुल। आप पे गम का साल तो बाद में आया, मगर जब कुरैश मक्का ने आप पे सख्तियाँ अदा कर दी थी, घेरे तंग कर दिए थे, मामलात को सख्त कर दिया था, तो उस टाइम फ़कत हज़रत खदीजा सलामुन अलैहा के अलावा कोई ऐसा, और जनाब अबू तालिब के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो मर्दों में आप और ख़वातीन में हज़रत खदीजा, जिनकी गमगुसारी, जिनकी सपोर्ट के साथ इस्लाम को आगे बढ़ाया गया। मोहसिन इंसानियत के साथ जो मोहसिन एहसानात किए हैं, मतलब मोहसिन इंसानियत ने तमाम इंसानियत पे एहसान किए हैं, और उनके साथ जो एहसान के लिए अल्लाह ने बनाया वो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा को बनाया। आज तक लोग उनके नाम का मतलब नहीं समझ सके। जैसे आयशा सिद्दीक़ा, एक सिद्दीक़ अकबर, ये लफ्ज़ है, आपको सिद्दीक़तुल कुबरा का खिताब दिया गया था कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी तस्दीक थी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप नबी हैं, आप नबूवत के अहल हैं, आप खातिमुन नबिय्यीन हैं, इसकी पहली सदाकत जनाब सिद्दीक़ा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा ने दी थी। बिल्कुल, आप ये देखिए मिसेस शाह कि इनकी ज़िंदगी के हर पहलू में हम लोगों के लिए कोई ना कोई सबक है, हम लोगों के लिए कोई ना कोई तालीम है। कि अभी जो हम रफ़ाकत की बात कर रहे हैं कि 25 बरस की रफ़ाकत के, देखिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह एक मर्द और औरत को दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बनाया है कि उन्होंने जिस तरह नबी करीम के साथ वो रफ़ाकत अपनी निभाई, और जब विसाल का वक्त था तब भी कहा कि शायद मैं वो नहीं निभा सकी जो हक मुझे जो निभाना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो किया वो बेहतरीन किया। और रहती दुनिया तक ये मिसाल बड़ी खूबसूरत रहती है कि देखें एज डिफरेंस कितना बड़ा था। बिल्कुल, एज डिफरेंस उस वक्त के दौर के अंदर जब अरब के अंदर औरत की कोई वक़्त नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, कहीं पे भी औरत का मतलब कॉन्सेप्ट इज्जत के हवाले से तो था ही नहीं। वहाँ पे एक एज डिफरेंस 15 साल का फ़र्क होता है, और उस टाइम में उस माशरे में जहाँ पे औरत को अपनी ज़िंदगी का भी हक नहीं था, वहाँ पे अपने निकाह का हक बताना और अपना पैगाम पहुँचाना, ये रहती दुनिया तक, बाद में मॉडर्नेंसी आई है, बाद में जिद्दत आई है, बाद में सहूलत आई है, मगर उस अरब के सख्त दौर के अंदर जनाब खदीजा ने पैगाम पहुँचाकर रहती दुनिया तक औरतों पर यह एहसान कर दिया कि औरत अपनी मर्जी में इतने बड़े मामले में भी हक रखती है। बिल्कुल, और आप ये देखें ना मुदस्सिर की वो रफ़ाकत भी इस तरह की थी, मैंने जुमला वहाँ पे मुकम्मल नहीं किया था, कि उसके बाद जो उनकी बेटी जो कि जिगर का टुकड़ा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने मौला अली के साथ किस तरह निभाई, फिर उनकी बेटी बीबी ज़ैनब जिन्होंने अपने भाई हुसैन के साथ वो रफ़ाकत किस तरह से निभाई, वो मोहब्बत किस तरह से निभाई, तो ये तसल्लुत तरबियत थी ना उनकी। बिल्कुल, पंजतन पाक का जो शजर है उसकी जड़ बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा है। देखिए ना कि इतनी बड़ी खातून जन्नत की जन्नत बीबी खदीजतुल कुबरा के पैरों के नीचे है, कि खातून जन्नत निसाउल आलमीन है, तमाम आलमीन में आपसे जैसा मेयार, आपके जैसा स्टैंडर्ड, आपके जैसी वैल्यू किसी की भी नहीं है। तो खातून जन्नत की जो जन्नत है वो बीबी खदीजतुल कुबरा के पैरों के नीचे है। बिल्कुल, इसलिए वो एक कहा जाता है ना कि इस्लाम के ऊपर जब कड़ा वक्त है तो उस वक्त दो चीज़ों का बड़ा एक वाज़े तौर पर पैगाम है कि आज हम मुसलमान हैं और इस्लाम जो है बतौर दीन वो दो चीज़ों का मकरूज़ वो कहलाता है। एक खदीजतुल कुबरा के माल का जब ज़रूरत थी, और उस वक्त जब इस्लाम को ज़रूरत थी कुर्बानी की तो फातिमा के लाल की। तो खदीजा के माल से लेकर फातिमा के लाल तक का वो एक ज़रूरत थी, और वो हर वक्त उसमें काम आए और आज तक मकरूज़ हैं इस्लाम, हम बहुत बैसियत मुसलमान वो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, आज दर्स क्या है? ये जो रफ़ाकत है, ये जो साथ है, और मुश्किल वक्त से अच्छे वक्त में हर चीज़ में आजकल आइली ज़िंदगी में ये इस मिसाल को हम कैसे लेते हैं? क्योंकि इस पे बात बहुत कम होती है अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल, और बात मलिकतुल अरब
उस वक्त की मलिकतुल अरब के जिस टाइम में औरत को, मैंने जिस तरह से बार बार कहूँगी कि कोई वक़्त नहीं थी जिसके पैदा होने को बाइस नहुसत समझा जाता था, उस टाइम में अपना वो मेयार और अपना वो स्टैंडर्ड आपने दिखाया जनाब रसूल खुदा को सपोर्ट कर रूए ज़मीन के ऊपर। आपसे बड़ा सपोर्टर मैं कहती हूँ इस्लाम के ऊपर जितने एहसान ख़वातीन के ऊपर हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा के हैं। आज तक कोई भी इदारा, कोई भी किताब, कोई भी कहीं से भी कोई भी जो है किसी किताब के अंदर नहीं लिखा जितना एहसानात बीबी खदीजा के इस्लाम पर ऊपर हैं कि अगर आप सपोर्ट ना करती तो इस्लाम इतनी तेज़ी से नहीं फैलता, अगर आप रफ़ाकत का बेहतरीन सबूत ना देती तो इस्लाम इस जगह पर नहीं होता। सबसे पहले ख़वातीन को इस चीज़ को ये सोचना चाहिए कि जनाब रसूल खुदा की सपोर्ट की जब बारी आई थी तो जनाब खदीजा, वो माली हो, वो बदनी हो, वो जहनी हो, वो लफ्ज़ी हो, वो घरेलू सतह पर हो, वो किसी भी हवाले से हो, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा कि आपने फरमाया जब कुरैश मक्का ने आपको बहुत सख्त तंग कर दिया तो आपने फरमाया कि मैं खदीजा तमाम अहले अरब को ये दावत देती हूँ कि जिसने अपना कर्जा, इस टाइम का अरबों का कर्जा, करोड़ों का कर्जा जिसने माफ़ करवाना हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलमा पढ़े और अपना कर्जा माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह, कितना आसान रास्ता दिया था, क्योंकि अहले अरब उस टाइम दौलत को बड़ी अहमियत देते थे। तो आपने उनकी जहनी मेंटालिटी को देखा कि इनकी जहनी सोच किस किस्म की है, उसी हिसाब से इनके ऊपर जो है दावत दी जाए। तो आपने फरमाया जो अपना कर्जा माफ़ करवाना चाहता है वो मोहम्मद पर कलमा पढ़े, इतना आसान रास्ता है, और अपना कर्जा माफ़ करवा दे। ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट थी इस्लाम को। एक लिहाज से ये देखा जाता है कि कितनी एम्पावर थी खुद को, आज की खातून के लिए भी एक मशअले राह है और बड़ा और हम लोग आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले मैं कहूँगी ह्यूमन राइट्स में जो बात की बीबी खदीजा ने तो की है, विमेन एम्पावरमेंट की बात उन्होंने की सबसे पहले। औरत को इज्जत दी, वैल्यू दी, अहमियत दी, किरदार दिया। सबसे बड़ा जो काम किया है वो किरदार दिया है। हम जनाबे बहुत सारी उम्महातुल मोमिनीन पर बात करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन पर बात करते हैं, बहुत सारी गैर मुस्लिम ख़वातीन की मिसालें दी जाती हैं कि किसी ने मेडिकल में खिदमत की, किसी ने कुछ और खिदमत करी, किसी ने कुछ और खिदमत की। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा ने तो कोई भी मरहला छोड़ा ही नहीं है, चाहे वो किसी भी मामले का हो। और सबसे बड़ा मरहला होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, माली सपोर्ट। आपने वो करके अपना किरदार बताया कि औरत अगर मालदार हो, दीनदार हो, अक्लमंद हो तो वो अपने घर पर, अपने शौहर पर या उससे रिलेट जितनों पर भी खर्च करती है, ये एहसान अजीम है। आज की औरत अगर कमाती है तो ये कहती है कि मैंने जो कमाया वो मेरे लिए है, शौहर ने जो कमाया वो सबके लिए है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं उन तमाम जो ख़वातीन सपोर्ट करती हैं अपनी फैमिली को, अल्लाह उन सब के ऊपर रहमत करे, मगर इस मैसेज को समझें कि बीबी खदीजा ने जनाब रसूल खुदा की फ़कत रफ़ाकत लफ्ज़ी नहीं करी थी, सबसे ज़्यादा माली करी थी। दूसरा एक चीज़ और है मिसेस शाह जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है, पता नहीं इस्लाम से दूरी है या हम इन चीज़ों को नहीं समझना चाहते। आप ये देखिए कि जब उनका निकाह हुआ हज़रत मोहम्मद से तो वो बेवा थी जी, और हमारी सोसाइटी में आजकल ये समझा जाता है कि बेवा होगी तो उसको हमारा लड़का मिल ही नहीं मिल सकता। दरअसल देखिए जिस तरह की नियत होती इसी तरह की बरकत होती, अल्लाह से अच्छा गुमान रखा जाए। हमारे यहाँ माशरे में कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी की तलाक होती है, कोई बेवा होती है तो उसे ये जहन बना दिया जाता है कि अब तो ऐसा ही मिलेगा, अब तो बच्चों वाला मिलेगा, अब तो शक्ल में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ जनाब रसूल खुदा की ज़ौजा जो हैं उनको तीसरा शौहर, आप 2 बार बेवा हैं, 2 बार बेवा हैं, उम्र में 15 साल बड़ी हैं, उन्हें तीसरा शौहर कौन मिलता है? जनाब खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी अजमत की बात है। ऐसे एक सहाबिया हैं, उन्होंने जब तलाक ली थी अपने हस्बैंड से तो उनको दूसरा शौहर क्या मिलता है? सुनने वालों देखने वालों ने कहा सहाबी को छोड़ा है, और उनको दूसरा शौहर क्या मिलता है? जनाब रसूल खुदा। इंसान अच्छा सोचता है तो उसको अच्छा मिलता है। अल्लाह फरमाता है मैं गुमान के साथ हूँ। आप उम्र में ज़्यादा हैं, 2 बार बेवा हैं, 2 बच्चे साथ लाई हैं। आज के माशरे में एक अलमिया है कि हर बेटी का बाप जो तलाक़ याफ्ता या बेवा बेटी का बाप होता है वो ये कहता है कोई अच्छा मर्द मेरी बेटी से निकाह कर ले। आज के दौर में कोई अच्छे बेटे का बाप क्यों नहीं कहता कि जनाब रसूल खुदा की ये सुन्नत मेरा बेटा अदा कर ले। जीते तो सभी हैं। नहीं बंदा ये इस चीज उनके ज़ाहिर है इस नशिस्त में ज़ाहिर है उनके मकाम उनके मर्तबे की बात कर रहे हैं कि आगाज़ कहाँ से हुआ था कि अरब की वो क्या खातून थी कि दौलत बेतहाशा, उनके जो वालिद थे वो कबीले के बड़े लोगों में उनका शुमार होता था, और जब मिसाल का वक्त करीब था तो तब वो हालत थी कि गुटली भी कहा जा रहा है कि उसकी भी मोहताज थी, कि खजूर भी एक मौजूद कम ना खाने की वजह से आंतों की तकलीफ के अंदर आपकी रहलत हुई जी। एक बिजनेसमैन की बेटी, बिजनेस वूमेन उस टाइम की जिस टाइम में अहले अरब में आपसे ज़्यादा मालदार और आपसे ज़्यादा वसी बिजनेस किसी का नहीं था। अहले अरब में जिस टाइम कहत हुआ था किसी का भी बिजनेस जो है नहीं चल रहा था,
किसी को भी माली फ़ायदा नहीं हो रहा था। उस टाइम में 11% जनाब रसूल खुदा की मौजूदगी में बीबी खतीजा को नफ़ा हुआ, जो पूरे अहले अरब के अंदर ये बहुत बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी पूरे अहले अरब के लिए कि किसी को 1% नहीं हुआ, इन्हें 11% हुआ। सबसे पहली ख्वाहिश पे, सबसे पहली मोहब्बत और सबसे पहली उनसियत ही हज़रत खतीजा को इस बात पे हुई कि ये एक मौजज़े से कम नहीं है। असल में ये तो मामला ये है ना कि ये जो चॉइस है जी वो अल्लाह ने की है, अल्लाह ने की कि नबी तो पैदाइश से नबी होता है, बेशक नबुवत का ऐलान 40 साल में हो रहा है, लेकिन वो चॉइस कि किसकी रफाकत कहाँ चाहिए है इस नबी को, वो तो अल्लाह ताला ने चॉइस की है, का फैसला, क्योंकि नबी तो खुद से कुछ कहते ही नहीं है। कुरान कहते हैं नबी तो वो कहते हैं जो वही है उसके लिए, तो नबी के लिए चॉइस, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने पसंद फरमाया जनाब खदीजतुल कुबरा को, और फिर वो इतनी तवील रफाकत, इतनी मुश्किलात, इतना एहसन जो एक साथ है वो चलता रहा है। लेकिन इस वक्त जो हम ये कहते हैं कि इस वक्त मादियत परस्ती ज़्यादा है। एक तरफ हम देख रहे हैं मादियत में इतना आला मकाम था कि ढेरों ढेर मालो दौलत है, लेकिन कहाँ पर आके इख्तिताम है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आजकल ख़वातीन में भी ये है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फिर जाके हाँ होगी। तो मैंने कंप्लीट पैकेज मिले ना, मर्द में खूबसूरत भी हो, पैसा भी हो, आगे पीछे भी कोई ना हो, घर भी अपना हो, कोई पूछने वाला भी ना हो। इस पे मैं चाहूँगा कि ज़रूर बात करें। देखिए, मैं इसमें एक थोड़ा सा इज़राए मजाक इस चीज़ का इजाफा करूँ कि ख़वातीन चाहती हैं कि उन्हें फरिश्ता जैसा शौहर मिले, तो पहले घर को जन्नत बनाएंगी तो फरिश्ते आएंगे। अल्लाह, फरिश्ते ऐसी गलत जगह पर तो नहीं जाते जहाँ घर जहन्नुम हो और चाहे फरिश्ता। तो अगर फरिश्ता सिर्फ शौहर चाहिए तो घर को जन्नत बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही मर्द हजरात भी अगर नेक बीवी चाहते हैं तो खुद भी वो सिफात लाएंगे कि आपके हक में नेक बीवी दी जाए, क्योंकि कुरान का कानून है कि जिस तरह का इंसान होगा उसको उसी तरह का जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब चूंकि टाइम भी काफ़ी कम रह गया है, जहाँ हम उनके मकाम की बात करें तो मुझे एक बात और याद आई, इसी नशिस्त में मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं भी उस पर बात करूँ कि जब विसाल का वक्त था तो मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने हजूर अकरम से कहा कि मैं एक वसीयत करना चाहती हूँ कि मेरे बाद फातिमा का बहुत ख्याल रखना, ये अकेली है, इसको कोई तकलीफ़ ना हो। फिर दूसरी वसीयत जो थी वो ये थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपसे मुझे हया आती है, मैं ये बात बीबी फातिमा से कहना चाहती हूँ कि अकेले में। तो हुजूर अकरम चले गए तो उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा कि मुझे कब्र की हैबत से खौफ आता है, तो तुम अपने बाबा से कहो कि जो चादर उनके ऊपर थी जब उन पर वही नाजिल हुई थी, नबूवत जब उन्हें मिली थी, वो चादर मेरे पे उड़ा दे तो शायद मुझे उससे कुछ इत्मीनान आएगा। तो बीवी ने जाके अपने वालिद को बताया कि इस तरह कह रही हैं वो, तो हुजूर अकरम ने वो चादर मंगवाई। वो चादर आई, यहाँ से वो जो जान लेने के लिए फरिश्ता आया, हज़रत जिब्राईल आ गए, उन्होंने कफन दिया कि अल्लाह ताला ने जन्नत से कफन भेजा है। तो पहले वो चादर फिर वो कफन, यानी कि उनको डबल वो दोनों चीज़ें दी गई। तो कितना बड़ा मकाम है। और उनका तो वो मकाम है, मैं आपको बताऊँ इस चीज़ में एक और इजाफा फरमाऊँ कि खातून जन्नत पैदा करने वाली वो खातून कि इस पूरी कायनात के अंदर कोई भी ज़ीरू ऐसी नहीं जिसको लेने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ना आए, एक सिवाय बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा। ये पैदा हैं हज़रत खतीजा से और इनको वो अहमियत हासिल है पूरे रूह ज़मीन पर कि इनको लेने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए। आपकी रूह अक़दस हुक्म रब्बी से आसमान पर चली गई कि फ़कत पूरी रूह ज़मीन के ऊपर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा को, क्योंकि इनकी जन्नत, खातून जन्नत उनके कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें ऐसी कि दिल चाह रहा है कि ये होती जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है, वक्त की भी किल्लत है, वो किल्लत है, कमी है। तो ये लेकिन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल्स के प्लेटफॉर्म से कि बच्चियों को कंटेनर भर के जहेज़ देते हैं, ट्रक भर के जहेज़ देते हैं, एक किताब की सूरत में जो है सीरत हज़रत खतीजा कुबरा भी दे दिया करें, तो हमारे माशरे में तलाक का रेशो ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात है। और इसी बात के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। सैर ज़ुहैब और मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और मिसेस शाह हमारे साथ मौजूद थी, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही है। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।